अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की अच्छी लीडरशिप वो होती है जो आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, जो आवाम की उम्मीद नहीं मरने देती, उन्हें मायूस नहीं होने देती, बल्कि वो हमेशा कौम का हौसला बढ़ाती है, क्योंकि उम्मीद वो वाहिद चीज़ है जो इंसान की ढारस होती है। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया। उनका खिताब काफ़ी उम्मीद अफजा था। दहशतगर्दी से लेकर कौम में पाई जाने वाली मायूसी तक हर पहलू पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल यह है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। ब्रेन ड्रेन के हवाले से उन्होंने कहा कि जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन गेन की उम्दा तरीन मिसाल है। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगरचे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि मुआशी इशारे में ये तसल्ली ज़रूर दे रहे हैं कि इन मसाइल में बेहतरी आ सकती है। कल आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2025 में पाकिस्तान की शरह नमू 3%, जबकि महंगाई की शरह औसतन 5% के करीब रहेगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग में बेहतरी करते हुए इसको CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी है। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई है। फिच की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई है। दूसरी तरफ अगर आलमी मंजरनामा देखें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते को मस्कत में होगा। इस हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। ईरान इस हवाले से तुर्की, रूस और अब सऊदी अरब से भी राब्ते में है। ये मुज़ाकरात कैसे आलमी सियासत का धारा तब्दील करेंगे, इस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करते हैं। इससे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया, आपने भी तकरीर सुनी होगी। उनकी तकरीर में एक उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेज़ी से तरक्की करनी है। क्या आप भी पुरुम्मीद हैं? पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ जाए, थोड़ा इस्तेकाम आ जाए, थोड़ा ठहराव आ जाए। वो तो देखना चाहिए कि हमें जो स्टेबिलिटी दरकार है, जो हमें चाहिए, वो इस वक्त मौजूद है या नहीं है। कि आइन के तहत, क्या आइन के तहत ये सब कुछ हो रहा है? जो जुडिशरी के साथ, जो मीडिया के साथ, जो ये है टेलीविजन चैनल्स हैं, उनके साथ जो हो रहा है, जो एक किस्म का कंट्रोल है, क्या ये आइन के तहत है? पर क्या वो बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो मिसाली हैं? क्या वो आइडियल है? वहाँ पे शोरश बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लेकिन सर, कुछ इशारे अगर हम उनकी बात करें तो कुछ बेहतरी है। जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलाते ज़र पर काम करते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार तरसीलाते ज़र $4 अरब से ज़ायद हो गई हैं। फिर फिच की रिपोर्ट भी हमारे पास है, हम उसको भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है और मुआशी इशारे भी थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। देखिए, एक तो है कि ये जो तरसीलात ज़र जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज आया है, रेमिटेंसेस की मद में ज्यादा आया है। कुछ तो वो रमजान के महीने में ऐसा होता है, कुछ ईद की वजह से, जैसी भी है अच्छी बात है। पर हमने क्या इस मुल्क को, ये छोटा मुल्क नहीं है, 24-25 करोड़ का मुल्क है। हमने बाहर जो हमारे जाते हैं, जो जो काम करते हैं, उन्हीं के पैसों पे चलाना है। हमने यहाँ भी कोई वेल्थ क्रिएट करनी है या नहीं करनी? यहाँ पे हालात हम ऐसे क्यों नहीं बना पा? जो यहाँ पे काउंसिल्स बनाई जाती हैं कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट होगी, कितने की इन्वेस्टमेंट है तो बताया जाए ना। कहाँ से जो दौलत के अंबार आ रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से, या हमारे अरब जो दोस्त हैं उनकी तरफ से, कितना क्या में पैसा है? तो ये सारी चीजें हम देखनी चाहिए। हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है बेहतर हुई है, लेकिन आप देखिएगा पहले भी
जब भी IMF प्रोग्राम होता है तो उसके शुरू में हालात थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आगे की तरफ कैसे जाना है ये हमने कैलकुलेट किया है कि जो टैरिफ्स हमारे गुड्स पे लगेंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं क्या, 3-4 चीजों में तो है और एक जो है वो टेक्सटाइल में है। अब टेक्सटाइल पे टैरिफ लग जाए तो अमेरिकन मार्केट हमारे लिए खुली रहेगी या हमारा वहां पे रसाई जारी रहेगी, ये किसी ने कैलकुलेट किया है। बहुत सी कंट्रीज स्ट्रैटेजीज बना रही हैं कि अगर ये टैरिफ बरकरार रहे तो हम क्या करें। वियतनाम को कंसर्न है, बहुत बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्री है। चाइना को तो जाहिर है कंसर्न है क्योंकि वो टारगेट है। बहुत सारे ऐसे ममालिक है, पूरा यूरोप बिल्कुल ठीक। और सर जिन रेमिटेंसेस की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ओवरसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक उनको वोट का हक तो दिया नहीं गया। देखिए वो एक और बहस है कि वोट देना चाहिए, क्या है कैसे है। यहाँ बात तो एक ये है ना, जो यहाँ पे पाकिस्तानीज हैं जो मुल्क में हैं, ओवरसीज को आप छोड़ दें, उनके पास वोट का हक है। और अगर उनके पास वोट का हक है तो वोट से जो नताइज निकलते हैं क्या उनको तस्लीम करने का हक है। तो हम अफसानों में ना रहे। इलेक्शन तो पिछले साल भी हुए थे। बिल्कुल सही, वोट का सर हक तो है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि आपका वोट जहां डला है वहीं से निकलेगा। तो फिर यहाँ पे हम जो यहाँ पे बेचारे पाकिस्तानी हम बैठे हैं, हमें तो पहले कोई यकीन दिला दे कि जब हम वोट डालेंगे तो उसका नतीजा वही होगा जो हम चाहते थे। तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज की आप बात करें ना कि उनको भी हमें देना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने अपने कॉलम में भी जिक्र किया है कि हमारी तवानाइयां बिखरी पड़ी हैं, एक नुक्ते पर इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कौमी यकसुई नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? हम कैसे ये तवानाइयां समेट सकते हैं और वो एक हम आहंगी पैदा कर सकते हैं? देखिए ना, जो बीच में हमारी जो पॉलिटी है, जो इंटरनल पॉलिटी है पाकिस्तान, उसमें जो एक डिवाइसिवनेस आ चुकी, वो तो कम से कम खत्म। अगर आप इलेक्शन और वोट की बात करते हैं तो जैसे भी अवाम है पाकिस्तान, उन्होंने कोई राय तो जब इलेक्शन हुए थे कोई राय तो दी थी, उनके राय को ऑनर किया गया। ये जो बलूचिस्तान की हम बात करते हैं जी। ये क्या बात है कि जब भी हमने वहां पे इलेक्शन करने हैं वहां पे हमने तमाशा करना है। मतलब बलोच अवाम में भाई अब्दुल मालिक, अख्तर मेंगल, फलाने जो हैं, ये कोई रॉ के एजेंट हैं, कोई चाइना के या अमेरिका के एजेंट है, पाकिस्तानी हैं ये। जी बिल्कुल। अगर इन लोगों को वोट होता है हम तस्लीम क्यों नहीं करते। ये सिर्फ अब की बात नहीं है, इमरान खान की हुकूमत के तहत वहां की जो सियासत थी बलूचिस्तान की, उसको इंजीनियर किया जाता था या नहीं। तो ये जो हम पे खब सवार है कि हमने हर चीज को इंजीनियर करना है, हम बहुत बड़े पॉलिटिकल इंजीनियर्स हैं, वो कम से कम इसको तो आप छोड़, अपने काम से काम रखें। हर एक का अपना काम है। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली अगर हम देखें, जिस तरह से सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से बलूचिस्तान के जिले मस्तूंग में जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है, तो इन 20 दिनों में सूबाई हुकूमत की तरफ हमने देखा किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, धरने के रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई। आपको लगता है ताकत के जोर पर मामलात हल हो जाएंगे? ताकत के बल पे हालात ठीक होते तो ठीक हो गए। ताकत का इस्तेमाल बलूचिस्तान में पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है। तो क्या आपने मसाइल हल कर लिए? क्या सिर्फ आप बलूचिस्तान को छोड़ जी, जोर जबरदस्ती जो है पाकिस्तान में सन 47 के बाद से यहाँ पे हो रहा है। हमने 1954 के इलेक्शंस ईस्ट पाकिस्तान में नहीं माने। 1970 में वोट होते हैं, पहला जनरल इलेक्शन मुल्क में होता है, हमने उसको तस्लीम नहीं कर। 77 में क्राइसिस हो जाता है, फिर कोई आता है और 12 अक्टूबर हो जाता है, फिर सिविलियंस आते हैं, वो बेचारे रह के वो भी कहते हैं ठीक है जी, ये बड़े मसाइल उनके पास छोड़ें, हम अपना उल्लू सीधा कर लें। तो वो दौलत इकट्ठे करने में लग जाते हैं और उसमें बड़े कामयाब होते हैं। ऐसे कोई मुल्क चल सकता है? ये तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम की, वो अंग्रेजी लफ्ज है रेजिलियंस है, उनमें एक इनर टफनेस है कि फिर भी
ये मुल्क जो है ये चल रहा है, फिर भी हमारे लोग जो हैं वो काम करते हैं, फिर भी इन हालात के बावजूद हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पैसा बेचते हैं, वो बिल्कुल पैसा जो बिल्कुल। है सारा का लेकिन सारा बाहर का बंद हो जाए। ये बताइए फिर नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? वो 3 बार के वजीर आजम हैं, दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, और चाहिए तो ये था कि वो खुद सामने आते, बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश करते, सियासी इस्तेहकाम लाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है। मैं इसका क्या आपको जवाब दूं? मैंने तो नवाज शरीफ साहब को बेलारूस में देखा था हम्म। और वहां पे पूरा खानदान गया हुआ था। तो आप बड़ी टेलीविजन एंकर, सर आप उससे मुझे पहले वो बता, तंदूर पे भी नजर आए थे। तो तंदूर पे भी होंगे। बेलारूस का तो मुझे बता दें, लुकाशेंको, बोरिस बोरिस लुकाशेंको, अगर वो रशियन प्रोनाउंसिएशन में करूं, 1994 95 से बैठे और हमारी दोस्ती उनके साथ। वो आते हैं और किसी मुल्क वो नहीं जा सकते, या रूस जा सकते हैं, रूस के साथ उनके तल्लुकात हैं, या उनको दावत मिलती है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान आते हैं, और हम कहीं जाते हैं तो बेलारूस जाते हैं। जी। कोई बता तो दे, कोई माजरा को समझा तो देना। हम जो ना समझने वाले लोग हैं कि पूरे यूरोप में एक बरीस लुकाशेंको ही हमें मिले, जिनके पास जाके हम पता नहीं क्या सबक सीखने गए। और सर बड़े बड़े की मुआशी पूरी प्लानिंग्स माशा, की बातें हो रही हैं, जिनकी मुआशत हमारे मुआशत से 5% है उनकी। क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जो इस तरह से बड़े एहतमाम से जाते हैं? नवाज शरीफ साहब और कहीं नहीं गए, सिर्फ वहीं गए हैं। अब आप देख लें क्यों, तो मतलब हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम देख नहीं सकते। बोरिस लुकाशेंको यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के किसी, अब तो ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप तकरीबन है, कोई किसी और मुल्क में नहीं जा सकता अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की वजह से। अपना जो सियासी कारनामे उन्होंने अपने मुल्क में किए उसकी वजह से कहीं नहीं जा सकता। ये जो पिछला इलेक्शन वहां हुआ था, जिस तरीके से वहां भी रिजल्ट, वहां भी 1 फरवरी 8 हुआ था, जी। और वहां भी फरवरी 8, वहां भी वो 45 और 47 वाला खेल खेला गया। हाँ तो जी। हमारे तल्लुकात ऐसे मुल्कों के साथ ही। बिल्कुल सही। याज़मीर साहब, गुज़श्ता कुछ अरसे से अडयाला जेल से भी कोई सख्त बयान बाहर नहीं आया। मुलाकातों में भी हम देख रहे हैं पिक एंड चूज हो रहा है। अलीमा खान साहिबा को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। कल से एक पिक्चर भी बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। टोन चेंज करने की वजह क्या है? क्या बाहर बैठी लीडरशिप कोई मफाहमत की राह हमवार करना चाह रही है? देखिए, rapprochement, अंडरस्टैंडिंग, टेंशन का कम होना, ये होना चाहिए। ये तनाव की कैफियत में पाकिस्तान परमानेंटली नहीं रह सकता। जी। लेकिन फैसला किसने करना है? जो वहां अडयाला में बैठे उन्होंने फैसला नहीं करना। वो तो कहते हैं बात करने को तैयार, कभी वो आजम स्वाति के जिम्मे ये काम लगाते हैं, कभी किसी और को कहते हैं। फैसला तो कहीं और से होना है। जो एक्चुअल, जो जिन्हें हम, वो जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है, द पावर्स दैट बी, जी। उन्होंने फैसला करना है कि हमने इस तनाव को, इस कैफियत को ऐसे ही रखना है कि नहीं, हमने एक मिडिल वे ढूंढना है। ये फैसला वहां से आना है। और सर वहां से तो यही लग रहा है कि शायद ऐसे ही चलना है। वहां से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी की फिलहाल तक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हमने रिजिड और सख्त स्टैंड लेकर पहले भी फैसले किए। पाकिस्तानी तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी, तो उससे हमें फायदा क्या, हमने हासिल क्या? हमें तो देखिए बहुत आगे जाना चाहिए था। ये जो हम कहते हैं ना, हम तरक्की हम कर रहे हैं, और ये बातें कब करेंगे, रफ्तार की बात है, कितनी तेज हम करेंगे। जी, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता पॉसिबल नहीं है सर। लेकिन इत्तलात ये कि तरीके इंसाफ में मौजूद जो लोग मुल्क से बाहर बैठकर सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं, उन्हें निकालने का फैसला हुआ है। तो आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त साबित होगा? मे बी दिस मुझे कैन, नहीं पता ये मुझे ये नहीं क्योंकि पता ये कि क्या शिकायत फैसला वहां से हुआ। होती है ना कि सख्त बयानिया इख्तियार किया गया है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो देखना चाहिए। देखिए ना, आपके लोग अगर सोशल मीडिया पे आके ऐसे करते हैं तो उनके, वो तो पता नहीं, वो प्रोग्राम चल जाता है, उसे वीलॉग कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो तो चल जाता है। लेकिन यहाँ पे सत्यानाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ये पीटीआई के सामने बहरहाल एक सियासी प्रॉब्लम तो है, जी। सबसे बड़ी पार्टी है, ये तो साबित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर चीज से बाहर है, लीडर अंदर है, लीडरशिप अंदर है, सलाखों के पीछे है। तो देखना चाहिए, और सबके फायदे में है कि किसी ना किसी तरीके से एक कंसेंसस, जामे कंसेंसस मुल्क में बनना चाहिए, जिसमें जो ताकतवर हल्के हैं वो भी हों, के जी। बगैर काम नहीं चल सकता, और जो सियासी कुव्वतें हैं जिनके पीछे अवाम है उनको भी आप मिलाएं, ताकि तमाम आप स्टेक होल्डर्स कुछ को। बिल्कुल सही। सर, आपको कब तक इमरान खान साहब जेल से रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या फोर्सी कर रहे हैं? आई डोंट नो। मैं देखे ना, तब जब जियाउल हक का जमाना चल रहा था, तब भी हम मतलब खासी उम्र थी, जवान थे, सहाफत में भी थे, तो हमने वो कन्फ्रंटेशन भी देखी है। उसमें मीटिंग पॉइंट, भुट्टो साहब और जियाउल हक में कोई मीटिंग पॉइंट था? तो कोई नहीं था। तो देखना है कि इस वक्त कोई मीटिंग पॉइंट तो हो, कोई कोई जरिया तो बने इफहाम और तफहीम का। मुझे कोई नजर नहीं आता। खबरें आती हैं कि नहीं 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 कुछ हो रहा है, लोग मिले हैं, कुछ बात हुई है। ये ऐसी अफवाहें पता नहीं काफी महीनों से, मतलब एक साल से ज्यादा से आ रही, लेकिन इनका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। बाहर बैठ के जो मैं देखता हूं कि भाई कोई मीटिंग पॉइंट हो, कोई ऐसा हो नुक्ता जिसपे इत्तेफाक हो सके, हाँ जी, जिसपे म्यूचुअल कोई ग्राउंड्स। अग्रीमेंट हो सके, वो मुझे नहीं नजर आता। लेकिन सर, म्यूचुअल ग्राउंड तो एक मीटिंग पॉइंट तो है ना, इस मुल्क की खातिर, सियासी इस्तेहकाम की खातिर। नहीं देखे ना, वो तो फिर डिबेटिंग पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि आपका जाविया कुछ और होगा, मेरा कुछ और होगा। मैं कहूंगा नहीं नहीं, जो मैं कह रहा हूँ मुल्की मुफाद में वही है। और आप एक धुआंधार तकरीर और सख्त तकरीर कर दे और बीच में मुख्तलिफ किस्म के कोटेशन हो, और आप कहें कि नहीं नहीं नहीं, ये वाली बात जो है यही ठीक, तो ऐसी बात तो नहीं ना, को देखना चाहिए। हाँ, होता ये है, लेकिन सर, अनफॉर्चुनेट है ना, हमारी ईगोज बहुत बड़ी हैं। अभी जाफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ है, एटलीस्ट उसके बाद तो हमें सब चीजें भूल के सियासत, इस चीज ऐसी बातों पे करने के बजाय हमें इकट्ठे बैठना चाहिए था इस मुल्क की खातिर। नहीं, पर देखिए ना, ये ऐसे सिचुएशंस में सोच ये ऊपर आ जाती है। नहीं, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, इसी से हम फैसला करवा सकेंगे, हम इसी से हल निकाल सकेंगे। और ये जो आवाजें हैं, जो शोरश का जरिया बन रही है, हम इन्हें क्रश कर सकते हैं। अगर ये बात हो तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी जो आनी चाहिए वो फिर नहीं आती। तो सर, जिस सियासी इस्तेहकाम के लाने की हम जरूरत महसूस कर रहे हैं, अगर उसके बगैर आपको लगता है कि ये जो निज़ाम है ये ऐसे ही चलता रहेगा? जो ऊपर बैठे हुए हैं वो समझ रहे हैं कि हम चला सकें, वो पिछले 2 साल से समझ रहे हैं कि हम चला सकें, और वो उनकी सोच यही है कि ये जो अंदर बैठे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बेईमानी है, इन पे भी हम काबू पा लेंगे। और सोच ये है कि अंदर बैठे हो तो क्या हो गया, लोग तो बाहर कोई नहीं है, हमने सब कुछ दबा दिया, सब आवाजें जो हैं वो बिल्कुल गुमसुम हो गई हैं, तो हम कामयाब है ना फिर। ठीक, बहुत शुक्रिया एयाज अमीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा दौर हफ्ते के रोज ओमान में होगा। ईरान इन मुज़ाकरात के हवाले से रूस, तुर्की और अब सऊदी अरब से भी राब्ते में है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी खबरदार किया है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। हफ्ते को क्या अहम पेशरफ्त होगी, ईरान जोहरी प्रोग्राम का खात्मा करेगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर ज़फ़र हलाली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हलाली साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर ने खबरदार किया है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी है। इन बयानात को देखते हुए आपको लग रहा है कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे? देखिए, बात असल ये है कि नेतन्याहू तो पागल हो गया है कि किस तरीके से मैं ईरान के को बॉम्ब करूं। वो चाहता है कि ईरान को वो तबाह करे। वो इतना चाहता है ईरान को तबाह करने जितना वो चाहता था कि सीरिया को मिलिटरीली बिल्कुल रद्द कर दे, ख़त्म कर दें। और ये जब उसको पहले मौके पे बगैर पूछे
जब असद निकला सीरिया से जी तो 340 सॉर्टीज उसके एयरफोर्स ने किया है शाम के ऊपर। और आज सीरिया जो है मिलिटरीली इम्पोर्टेंट हो गया है, खत्म हो गया है, उसके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। और उसका इरादा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ यही करे, इसलिए वो कह रहा था कि मौका अभी है, मुझे करने दें। और अमेरिका ने कह रहे थे नहीं नहीं, ईरान के पास बम नहीं है। वो चाहता नहीं है कि वो उसको डर नहीं है कि उनके पास बम है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है अब तक जी, मगर अगर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को आपने चलने दिया तो इजराइल को, नेतन्याहू को कन्विक्शन उसका ये है कि उनको 3 या 6 या 9 महीने में बम वेपन मिल जाएगा। और एक दफे कभी भी कोई सा भी न्यूक्लियर वेपन्स एक मुल्क के हाथ में आ जाएं तो दूसरा मुल्क जो उसको बम करके न्यूक्लियर करना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है, उसको डर होता है कि यार इनके पास ऐसा वेपन है जो हमें वो तबाह कर सके। राइट। तो जो ट्रंप है, और ट्रंप को तो यहूदियों ने कहा है कि ही इज द फर्स्ट जायनिस्ट, कि वो अमेरिका के पास हमारा एक जायनिस्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए। और उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी प्रेशर है ट्रंप पे कि हमें बॉम्ब करने दो। नेतन्याहू कह रहा है, रोज टीवी पे आता है, रोज उनको मैसेजेस भेजता है कि मुझे बम करने दो ईरान को, ये वो, हम बिल्कुल तैयार हैं, तुम्हारे F-35 हैं, तुम्हारे डीप बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं, हमने प्रैक्टिस कर लिया, हम बिल्कुल तैयार हैं। और यही है मौका कि ईरान को खत्म करने के लिए। और अमेरिका कहता है नहीं, मगर मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता। अगर पूरी दुनिया कहती है, और बल्कि पूरी दुनिया क्या, ईरान तो कह रहा है कि आके तलाश करो, आ जाओ हमारे साथ। जब तुम्हारी एग्रीमेंट था कि हम बम नहीं बनाएंगे, तो फॉर 5 years वो IAEA के इंस्पेक्टर्स बैठे हुए थे, उनको पता है हमारे पास बम नहीं है। मगर अगर फिर भी आपको शक है, अमेरिका को कह रहे हैं आओ देखो, और देख के अपने आप को सेटिस्फाई करो और सैंक्शंस उठाओ। मगर अमेरिका और ट्रंप जो है वो नहीं कर सकते जब तक नेतन्याहू की इजाजत उनको ना मिले। तो मसला इधर अभी फंसा हुआ है इस बात पे। अब मुझे नहीं पता कि ये निगोशिएशंस कैसे खत्म होंगे। लोग कहते हैं कि इस निगोशिएशन में एक चीज ये कि तुर्की के वजीर खारजा ने भी ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात की हमायत का ऐलान किया है। रूस भी इस हवाले से ईरान के साथ राब्ते में है। तो इन मुज़ाकरात में रूस, तुर्की और चीन का क्या किरदार हो सकता है? मैं समझता हूं रूस, तुर्की और चीन क्यों नहीं कहते हैं नेतन्याहू को, अमेरिका को, कि IAEA हमारे लोग सब कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। ईरान इनरिचमेंट फैसिलिटीज को खत्म करने के लिए तैयार है। दे विल नेवर हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो इस ऐसे मौके पे तुम लोगों को कहना कि नहीं, ये गारंटीज काफी नहीं है, हम नहीं मान सकते, और अगर तुम अपने ईरान के खिलाफ एक्शन लोगे तो वी विल कंसिडर दैट एक्शन अगेंस्ट चाइना, रूस, रशिया एंड टर्की। क्यों नहीं कहते हैं? वो फिर ईरान को ही शायद चाह रहे होंगे कि ईरान ही शायद उस पॉइंट पे आ जाए। भाई ईरान तो उस पॉइंट पे आ गया है। ईरान के साथ जब अमेरिका ने JCPOA को साइन किया था, JCPOA को उसमें अंदर है कि हर वक्त इंस्पेक्शन हो सकती है, जब भी शक हो, जब भी शुबा हो, किधर भी जाना हो, किसके साथ जाना हो, ये IAEA के पास पावर है। तो इस तरीके से 5-7 साल तक ईरान के साथ JCPOA के तहत मसला चला, सैंक्शंस भी नहीं थे, और जो मसला जो था वो चल रहा था आगे। मगर ट्रंप ने आके बगैर देखे हुए कैंसिल किया। क्यों?
इसलिए नेतन्याहू ने उसे कहा था कि ये हमारे खिलाफ है, ये है, वो है। उसने तो कैंसिल कर दिया अग्रीमेंट, यूनिलैटरली फाड़ के फेंक दिया। बिल्कुल। तो ऐसे आप क्या आप कह सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में? सर, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात भी मैं माजी तो- में कशीदा रहे, लेकिन हैरानकुन तौर पर सऊदी और ईरानी वज़ीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उसमें जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात पर भी बातचीत हुई है। सऊदी अरब की इस सारी सूरत हाल में कितनी इम्पोर्टेंस है? एक लिहाज से तो बहुत इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इसलिए कि सऊदी अरब अमेरिका का पक्का यार है। अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त अरब वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया है जी। बल्कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो सऊदी अरेबिया को अमेरिका 70 साल से डिफेंड कर रहा है, कितने साल से, 100 साल से डिफेंड कर रहा है। मगर सऊदी अरेबिया और ईरान का बिल्कुल शिया सुन्नी का मसला है और उसके अलावा भी मसला है। मगर अब अगर दो फॉरेन मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या हमें समझना चाहिए ये सब झूठ है? क्यों नहीं हम समझते हैं कि सच है? इन अदर वर्ड्स, सऊदी अरेबिया भी कन्विंस्ड है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, और बल्कि सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है जी। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो सऊदी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए। राइट। आप बताएं। तो इस पे अमेरिका ने क्या कहा? मुझे तो कुछ नहीं समझ आई क्या कहा। देखिए, बात सुनिए, ट्रंप जो है ज़ायनिस्ट है। ज़ायनिस्ट आज अमेरिका का सदर है। उसको तारीफ किया है। यही आदमी है जो जेरूसलम को पहले दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो तेल अवीव से निकल के जेरूसलम को माना है कि दारू खिलाफा इजराइल का जेरूसलम है, जब सब और कह रहे थे कि वो तेल अवीव है। ये किसने किया है? एम्बेसी उसने बनाई है जेरूसलम में, अमेरिकन एम्बेसी, और किसी सदर ने नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा मौका है, सुनहरी मौका है नेतन्याहू को, और वो छोड़ेगा नहीं। वो चाहता है कि बम करूं और इनको बिल्कुल खत्म कर दूं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, मार्च 2025 तक ईरान के पास 275 किलोग्राम यूरेनियम था, जो उसने 60% तक खालिज कर लिया। थ्योरी के एतबार से अगर ईरान यूरेनियम की मजीद एनरिचमेंट करता है तो ये 6 हथियार तैयार करने के लिए काफ़ी होगा। आपको लगता है कि ईरान इस स्टेज पर मुकम्मल तौर पर एटमी प्रोग्राम को रोक सकता है? क्योंकि ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स ने कहा है कि ट्रंप ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। ईरान हैज नो चॉइस। किधर है? देखिए, ईरान के ऊपर इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अंदर हर दरवाजा खुला है। वो किधर भी जा सकते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं। ईरान ने किसी को इनकार तो नहीं किया है। और इस एग्रीमेंट में ईरान को अमेरिका कह रहा है कि इनरिचमेंट खत्म करो। 3.67 के ज्यादा इनरिचमेंट ईरान नहीं करेगा, और ईरान मान जाएगा मैं नहीं करूंगा, मगर फिर भी वो काफी नहीं है नेतन्याहू के लिए। तो इसका मतलब है जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर मस्कत में होना है, सदर ट्रंप ने भी ओमान के सुल्तान से इस हवाले से राब्ता भी किया है, वो फिर कितना अहम होगा? प्रेडिक्टेबल है कि फिर शायद फैसला वही हो जो नेतन्याहू चाहते हैं, अमेरिका चाहता है? अमेरिका जो चाहता है वो नहीं चाहता कि जंग हो ईरान के साथ, उसका उनको परवाह नहीं है। अगर ईरान कहता कि हम अमेरिकन फोर्सेस को नहीं मारते, आपके अड्डों को हम नहीं ख़त्म करते, सऊदी अरेबिया को और जो मुल्क इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जो अरब मुल्क, उनके उनके जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं और उनके हार्बर्स हैं और पोर्ट्स हैं, जिधर से जिधर पे ईरान पे बॉम्बिंग हो रही है जी। अगर ईरान ये नहीं कहता कि ये सब टारगेट्स होंगे तो अमेरिका को परवाह नहीं था। अमेरिका कहते जाओ करो जो करना है, हमारा क्या है, तुम लोग उनको ख़त्म करना चाहते हो, जाओ ख़त्म करो।
तुम हमारे दोस्त हो, हमारे यार हो, हमारे एलाई हो, तुम हमारे बॉस हो। मैं खुद जायनिस्ट हूं, ट्रंप कह रहा है। वो क्यों रोकते उनको? मगर उनको पता है कि ईरान के पास कन्वेंशनल न्यूक्लियर फैसिलिटी पावर है और वो इस्तेमाल करेगा। और सऊदी अरेबिया के तो पूरे ऑयल इंस्टॉलेशंस खत्म हो जाएंगे। और मुझे एक चीज पता है, ये जो ओमान है और यूएई है, दुबई है जी, इनको आपको पता है इनके पानी के रिजर्व्स कितने दिन के हैं? 3 दिन। इनके जो वाटर सैलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, इनको ईरान जाके बॉम्ब करेगा, कह भी दिया है। और जब वो बॉम्ब करेगा, इनके पास पानी नहीं होगा 3 दिन के बाद, फिर क्या होगा? बिल्कुल सही। ठीक सर, चीन और अमेरिका के दरमियान भी तो हम तजारती जंग देख रहे हैं कि वो बढ़ रही है। चीन ने एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी कंपनियों से आलात और तैयारी खरीदने से रोक दिया है। पूरी दुनिया की माशी मंडियां इस माशी जंग से मुतासिर हो रही हैं। ये मामला कहाँ जाकर रुकेंगे? कौन सा फरीक पीछे हटेगा? अमेरिका तो कोई परवाह नहीं कर रहा है ना। अमेरिका को कहता है कि भाई हमें हमारा जो सरप्लस है, तुम लोगों का सरप्लस है वो खत्म करो, हमारे साथ तुम्हें सरप्लस नहीं करो। ये पागल हो गया है ट्रंप जी, ये अनपढ़ आदमी है। ये समझता है कि हर ट्रेड बैलेंस होना चाहिए। क्यों हर दफे ट्रेड बैलेंस होना चाहिए? किसी के पास ऑयल कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कपास ज्यादा है, किसी के पास व्हीट ज्यादा है। बिल्कुल डिफरेंट रिसोर्सेस। ट्रेड सरप्लस। कहने की बात सिर्फ ये है, दूसरे जो मुल्क हैं दुनिया में, ये चीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन का ट्रेड सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया के साथ इतने ट्रिलियन है, 1.5 ट्रिलियन है, कि उनका अमेरिका के साथ नहीं है जी। बगैर अमेरिका चीन मजे से रह सकता है। और जैसे उनका आदमी ने कहा, देखिए अमेरिका को बने हुए तो 200 साल है ना जी। चीन तो 5000 साल से जी रहा है। और उन्होंने और उसको फर्क नहीं पड़ने वाला दिया। उसने कहा हम 5000 और साल जी लेंगे अगर अमेरिका के उसके बगैर। पहले भी तो जी ही रहे थे। बिल्कुल सही सर। अमेरिकी साबिक सदर जो बाइडेन ने शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए भी कहा है कि 100 दिन से भी कम अरसे में ट्रंप इंतजामिया ने हैरान कुन नुकसान और तबाही की है। सदर ट्रंप को अमेरिका के अंदर से कितनी मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो बिजनेसमैन है। आखिर वो देखता है कि फायदा मेरे को और मेरे बिजनेस को किससे हो रहा है, किस चीज से होगा जी। और अगर उसको हो रहा है और होगा तो यही करेगा। अब आप क्या कह सकते हैं? बाइडेन खुद के उसके खिलाफ करप्शन है बाइडेन के। ट्रंप के तो 34 काउंट्स। आपको पता है जो पहले जो ड्यूटी लगाया था चीन ने अमेरिका पे, वो 34% था। 1% फॉर एवरी क्राइम फॉर विच ट्रंप वॉज फाउंड गिल्टी। जी। 34 काउंट्स पे, फेलनी के काउंट्स पे ही अमेरिका के जो इस वक्त सदर हैं वो गिल्टी हैव बीन फाउंड गिल्टी। जी। तो क्या कह सकते हैं इनके बारे में जी? इनके क्या चीज है जो हम कह सकते हैं ईमानदार और ये और वो? कोई ईमानदारी कुछ नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि वो समझता है कि बस ये एक इसको चलो ये ढंडोरा के साथ आगे बढ़ो। ठीक सर, गजा की भी बात करेंगे। इसराइल के वहशियाना और दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। हमास के एक ओहदेदार ने बताया कि इसराइल ने हमास से ये भी मुतालबा किया कि वो गजा में जंग के खात्मे के लिए गैर मुसल्ला हो जाए। मिस्र ने भी हमास को इसी किस्म की तजवीज़ दी है। आपको लगता है ये तजवीज़ कारामद साबित होगी और हमास हथियार डाल सकती है? हमास तो हथियार नहीं डालेगी, मगर हमास ने कहा है कि हम इसलिए कि जो जिस किस्म का नुकसान हमारे पे आया हुआ है और जितने लोग मारे गए हैं, इनोसेंट लोग, बच्चे, बीवियां, हम तैयार हैं कि हम हिस्सा ना लें अगले एडमिनिस्ट्रेशन में। हम गजा के माने पैलेस्टीनियन के जी। तो हम हट जाते हैं पीछे।
अब तक इस हद तक तो वो आ गए। हाँ जी। तो ये तो कहते हैं कि नहीं तो तुम निकल जाओ, मुल्क छोड़ दो, तुम मिस्र में रेगिस्तान की जगह जाके बस जाओ। अब ये तो क्या कह सकते हैं आप, अगर ऐसे किस्म की डिमांड्स बिल्कुल सही आजकल की दुनिया में। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे हलाल साहब, ये बात ढकी छुपी नहीं रही कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असला भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर आई है कि नायब वजीर आजम वजीर खारजा जो है इसहाक डार साहब, वो रवा माह अफगानिस्तान जा रहे हैं। कितना अहम दौरा होगा ये? मैं नहीं समझता हूँ ये ज्यादा अहम दौरा होगा। अच्छा। इसलिए कि अफगानिस्तान ने तो फैसला कर लिया है। अफगानिस्तान TT तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बड़ा अच्छा मुआहदा किया हुआ है। उधर से उनके पैसे आते हैं। TTP के जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो इंडिया फंड कर रहा है। वो हथियार, वो जो 2 आर्म डंप्स हैं जो अमेरिका ने जानबूझ के उधर छोड़ा है, वो आर्म डंप से इस्तेमाल हो रहे हैं वही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ। आपने कभी सुना है कि एक TTP के टेररिस्ट को TTA ने रोका है? माने ये जो तालिबान हैं ये रोका है? कभी भी नहीं। हाँ ये जी। सब मिले हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, इंडिया, इजराइल और अमेरिका चाहता है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और TTP और TTA चाहते हैं द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके लिए, और माफ करिए, और इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। हम हैं तैयार, हम लड़ेंगे। ठीक। और इन्होंने कहा है, ये गवर्नमेंट ने, कि हम लड़ेंगे और हम सब मिलके लड़ेंगे उनके खिलाफ। इसलिए कि ये ऐसा नहीं चल सकता है जी। डेफिनेटली जी, बिल्कुल ठीक। साबिक सफारतकार माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर ज़फ़र हलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।